अभिनंदन। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य रूप यही है कि नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के चुनाव घोषित हो चुके थे और उसमें हमारा एक पैनल इस इलेक्शन में दोबारा से आया है। कुछ चेहरे इसमें बदले भी गए हैं, जिनके पास थोड़ा सा भी समय की कमी थी, जिन्होंने अपने आप खुद कहा कि हाँ भाई इस बार हम नहीं, अगली बार आएंगे। तो इस प्रकार से कोई और भाई आ गया, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पद का कोई सवाल नहीं है, सभी कार्य करने की सोच से ही कार्य करते हैं। तो एनईए इलेक्शन जो 2022 और 2024 है, उसमें मैं एक बार सबका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। सेठ साहब, आप एक बार ज़रा सबका इंट्रोडक्शन करा दें। वीके सेठ सर और मैं दोनों ही फेविकॉल की तरह इसी सीट पे। तो प्रेसिडेंट विपिन मलन, प्रेसिडेंट, माई सेल्फ वीके सेठ, जनरल सेक्रेटरी, राकेश कोहली जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हरीश जुनेजा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, धर्मवीर शर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मोहन सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद इरशाद जी, वाइस प्रेसिडेंट, राजेंद्र जिंदल जी, वाइस प्रेसिडेंट, कमल कुमार जी, सेक्रेटरी, राहुल नैयर जी, उन बेचारों का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में है, सेक्रेटरी हैं, गुरिंदर बंसल जी, जॉइंट सेक्रेटरी, देन राजन खुराना जी, सेक्रेटरी, मुकेश कक्कड़ जी, सेक्रेटरी, अपना शरद गुप्ता जी, ट्रेजरार, शरद जैन सॉरी, और नीरू शर्मा जी, जॉइंट ट्रेजरार, आलोक गुप्ता जी, सेक्रेटरी। 16 मेंबर्स की ये टीम है हमारी। और ईसी मेंबर हमारे हर सेक्टर वाइज जिस तरीके से होते हैं कि 20 सदस्यों के ऊपर हमारा एक ईसी मेंबर आते हैं, उस प्रकार से ये पूरा पैनल 122 लोगों का पैनल है जो बाज़ार में है। और कल लास्ट डेट है एनईए में नॉमिनेशन की। तो हम लोग कल सवेरे यहाँ से 11:30 बजे सेक्टर 2 के मंदिर से प्रस्थान करेंगे एनईए की तरफ और पैदल जाएंगे। तो वहाँ पर जाके पूरे के पूरे फॉर्म जमा करके और उसके बाद अपनी अपनी इंडस्ट्री में हो जाएंगे। कल शाम के 3-4 बजे तक का समय दिया हुआ है। अगर कोई दूसरा पैनल आता है तो चुनाव की दिशा में 8 जनवरी को चुनाव पूर्व में घोषित हो चुके हैं, तो वहाँ पे फिर चुनाव होगा। कोई इसी विषय के ऊपर आज की ये प्रेस वार्ता थी। अगर कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो आपका, तो पूछ सकते हैं इस विषय में। प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? कोरोना में 2 साल तो बहुत डिस्टर्बेंस रहा, इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक गई, बल्कि वो माइनस में चले गए। अब प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? देखिए, अब ना जब से ये कोविड आया है तो प्रायोरिटी नाम का शब्द हमने अपने शब्दकोश से ही हटा दिया है, क्योंकि अब ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि हमें यही नहीं पता कि कल कहाँ है कहाँ नहीं है। आज से 15 दिन पहले शायद हमें नहीं पता था कि रात्रि कर्फ्यू लग जाएगा। यहाँ पर भी लग गया, दिल्ली में भी लग गया। उससे सबसे बड़ा सफ़र किसने करा? फूड इंडस्ट्री ने करा, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री ने करा, जो 24 तारीख से लेके आने वाले 6 जनवरी तक कंटिन्यू रात को सारे रेस्टोरेंट, सारे बार, सारा कुछ चला करता था। ये नाइट कर्फ्यू लगने से सारी इंडस्ट्री बैठ गई। तो अब प्रायोरिटी नाम की तो सबसे पहला यही है कि अगर हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे मित्रगण स्वस्थ रहें, हमारा समाज स्वस्थ रहे, फिर हम अपना व्यापार को स्वस्थ कर पाएंगे। क्योंकि ये एक अदृश्य बीमारी है। अदृश्य एक ऐसे व्यक्ति से हमारा सामना हो रहा है कि जिसका अभी तक कोई वैज्ञानिक भी, कोई डॉक्टर भी कोई ऐसी दवाई नहीं ढूंढ पाए हैं। तो हम सिर्फ अपने आप को सेफ कर सकते हैं, और सेफ्टी में यही है कि जितना अपने आप को घर में रखेंगे, जितना लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जितना अपने आप को हम सुरक्षित दूसरों से बचा के रख पाएंगे। और कभी भी कारोबार व्यक्ति, व्यापारी व्यक्ति जब इतनी सारी बंदिशों लग जाती हैं तो शायद कारोबार नहीं कर पाता। आप 4 बार और पहले अध्यक्ष रह चुके हैं एनईए के। जी, क्या दिक्कतें आपको नजर आई अब तक जो आगे ठीक करना चाहिए? हमारी जो शुरू से जब मैं अध्यक्ष बना था तब भी एक समस्या थी जो आज भी कॉमन है, और वो 15-20 साल पहले से भी आवाज़ उठती आई है कि नोएडा जब गठित हुआ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक हुई कि नोएडा ने एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मार्केट नहीं बनाई। उद्योग तो बुला लिए, पर उद्योगों में जब मशीनें लगती हैं, उसका अगर कोई पुर्जा खराब हो जाता है, उसके लिए या तो मैं कश्मीरी गेट दिल्ली जाऊं या गाजियाबाद के लाल कुआं जाऊं। हमने अपने अकॉर्डिंगली सेक्टर 9 में 50 मीटर में, सेक्टर 10 में 114 मीटर में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मार्केट सर्विस इंडस्ट्री की तरह से उसका उपयोग करने लग गए। हमारा
शुरू से उनसे प्राधिकरण से यही अनुरोध है कि इसको सर्विस इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि उसके अगर कुछ चार्जेस भी लेने हैं तो वो सब अपना चार्जेस देने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। पर प्राधिकरण अभी किस विषय पे रुका हुआ है, बार बार हम बात करते हैं, प्रदेश में सरकार गई हुई, प्रदेश में फाइल गई हुई है, अभी तक उसका कोई पॉजिटिव सकारात्मक जवाब नहीं आया है। पर इस पद पर रहते हुए इस चीज़ का मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा, हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँगा कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मार्केट की नीड बहुत बड़ी है। 1976 में शायद यहाँ 50 मीटर में फैक्ट्री लग सकती थी, पर 2022 के अंदर 50 मीटर में फैक्ट्री लगाना नामुमकिन है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी डिपेंडेंसी चाइना पर बहुत ज़्यादा है, 90% तक। उसको किस तरह से आप अपने भीतर ठीक करेंगे? देखिए, इसको सही करना हमारे लिए तो नामुमकिन है जब तक कि केंद्र की सरकार अपना कदम नहीं बढ़ाती। बिल्कुल सही बात है कि आज सिर्फ नोएडा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग रह गई है मात्र 15%, 85% तो हम असेंबली पे आ गए हैं। हम 80% सामान, 80% सामान हम चाइना से मंगाते हैं या दूसरे देशों से मंगाते हैं। यहाँ पर हम 4 नट लगाते हैं, यहाँ का हम कोरोगेशन बॉक्स लेते हैं, मेक इन इंडिया की मोहर लगाते हैं और मार्केट में दे देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक यहाँ R&D का रूप बहुत बड़ा नहीं बढ़ेगा, इस पे अरबों खरबों रुपए का बजट केंद्र सरकार का नहीं आएगा, तब तक ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से नहीं बन पाएगी। लास्ट ईयर जून में प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख करोड़ रुपए MSME सेक्टर के लिए अलॉट किया था, उसका कितना फायदा मिला आप लोगों को? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो 3 लाख करोड़ अपना घोषणा करी थी वो पूरे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के लिए था। हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के लिए वो कई सारी कैटेगरीज में था। किसी को प्रोविडेंट फंड में बेनिफिट मिलना था, किसी को उसका ESI का बेनिफिट उन्होंने दिया, किसी को बैंक में अगर अपना स्टार्टिंग में कोई इंडस्ट्री चलानी है स्टार्टअप के लिए, उसमें कुछ लोन मिला। तो उस प्रकार के देखा जाए तो कई लोगों को उसका फायदा मिला है। अच्छा, नए एजेंडे में कुछ और भी आपने मुद्दे शामिल किए क्या? इंडस्ट्री का मुद्दा कभी भी कोई एक नहीं हो सकता। इंडस्ट्री रोज चलती है, रोज समस्याएं आती हैं और रोज समाधान उसके लिए करना पड़ता है, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। यहाँ पर ये कोई रिहायशी एरिया नहीं है। जब जब समस्या आएगी तब तब हम प्राधिकरण के पास जाएंगे, तब तब हम यहाँ के जो प्रदेश में सरकार होगी उसके पास जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे उद्योगपतियों को उसका रिलैक्सेशन मिले। बिजली की समस्या पहले भी थी, अब भी बड़ा हर्ष का विषय है कि जो बिजली की समस्या आज से हम 4 या 5 साल पहले देखा करते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर 8-8 घंटे का 10-10 घंटे का कट, आज मेरे सारे एंटरप्रेन्योर भाई सारे डिफरेंट सेक्टर से बैठे हुए हैं। आज अगर कट लगता है तो विश्वास करिए मात्र मुश्किल से 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, पूरे दिन की अगर हम एवरेज देखते हैं तो हमें 23-23.5 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो हम इस चीज़ के लिए प्रदेश सरकार और विद्युत विभाग से बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहीं कोई समस्या अब नहीं आ रही। कोविड वाले पीरियड में जब बंद रही इंडस्ट्री तो लोगों के बिल ऐसे आए, तो कितनी समस्याएं आई आपके? देखिए, अगर कोविड काल की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम प्रदेश सरकार ने देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वो भी छलावा था कि अगर उन्होंने हमारी इंडस्ट्री बंद करने के आदेश दिए, हमने अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं करी थी, उसके बावजूद भी बंद करी हुई इंडस्ट्री को सबको बिल पे करना पड़ा, किसी को उसका रिलैक्सेशन नहीं मिला। ये जरूर मिल गया कि आप अगर अगस्त में जमा करना चाहते हैं, अगर नहीं है पैसे तो आप सितंबर में कर दीजिए, अक्टूबर में कर दीजिए, पर बिल माफ़ी नहीं हुए। हमारा अभी भी यही डर है कि भगवान ना करे अगर कल को अगर कभी किसी तरीके का कर्फ्यू लगता है, कुछ लगता है, तो दोबारा ये मार नहीं पड़नी चाहिए। हम बिजली क्या पानी की भी बात करते हैं, हम लीज रेंट की भी बात करते हैं। अगर देखा जाए तो जितने भी प्रकार के हम यहाँ पर चीज़ें सरकार को पे करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, उसमें किसी प्रकार की हमें कोई छूट नहीं मिली थी। हम तब भी उस टाइम भी हमारी बड़ी लड़ाई थी और आज भी इस चीज़ का हमें दर्द है। आज भी हम इस चीज़ को कभी अलग नहीं हुए कि हमें दर्द नहीं है, क्योंकि अगर आपके कहने के ऊपर हम अपना उद्योग बंद कर रहे हैं, आपके कहने के ऊपर अपने घर पे बैठ रहे हैं, आपके कहने के ऊपर हमारा रॉ मटेरियल पूरा फैक्ट्रियों में सड़ रहा है, उसके बावजूद भी हमें अगर रिलैक्स नहीं मिल रहा तो वो आपकी सोच है। वो चीज़ का दर्द हमें आज भी है। लगभग कितने सदस्य हैं और कितने इसमें वोट डालेंगे? देखिए, हमारे जो नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के जो तकरीबन सदस्य हैं वो 3800 समथिंग हैं, पर वोटर वही होता है कि जो फैक्ट्री का ओनर होता है।
तो कोई मैनेजर नहीं वोट डालता, HR मैनेजर नहीं वोट डालता। तो इस प्रकार के व्यक्ति टेंटेटिव इन्होंने जो लिस्ट दी है 1430 के करीब वो लिस्ट है, इतने लोग अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं और अपना एनईए का नया अध्यक्ष और नया पैनल ला सकते हैं। 1430 और कुछ आप कुछ और बताना चाहते हैं इलेक्शन के बाबत? इलेक्शन तो देखिए एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और इलेक्शन से क्या होता है, कम से कम समाज में और हमारे उद्योगपतियों में एक मैसेज जाता है कि ये टीम ऐसे नहीं बैठी, अपना कार्य करती है। कार्य करने के बाद में जब चुनाव में आती है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि लोकतंत्र है, आप भी आ सकते हैं, कोई पैनल भी ला सकते हैं और चुनाव लड़के कोई भी व्यक्ति इस सीट के ऊपर रह सकता है। तो शायद मुझे लगता है कि इस पूरी टीम से सभी बड़े प्रसन्न हैं कि जो अभी तक कहीं से समाचार ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है कि कोई और पैनल आ रहा है। पर हम कहते हैं कि अगर कोई पैनल आता तो उसका स्वागत है, क्योंकि जब कार्य किया होता है तो आपको एक विश्वास भी मन में होता है और 122 लोगों का जब आपको प्यार मिलता है, आपके साथ पैनल में जब चुनाव लड़ते हैं तो उसका एक मैसेज ही अलग होता है। कितने पदों पर चुनाव होगा इस बार? अगर हम ऑफिस बेरर की बात करें तो 16 पदों के ऊपर है और हम ईसी की बात करें तो तकरीबन 107 या 108 पद के करीब में 105 पद ऐसे हैं कि जो ईसी मेंबर्स के लिए होंगे, सेक्टर प्रतिनिधि के। नोएडा, इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जमुना तीनों शामिल हैं और 1978 से ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी नोएडा की जो बनी थी, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। 1976 में नोएडा बना था, 1978 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तब से इसका कार्य सिर्फ अपने उद्योगों के लिए है। पांचवी बार आप लगातार? मैं 5वीं बार के बाद 6ठी बार आऊँगा जी। ऐसा क्यों नहीं कि हम निर्विरोध ही चुन लें? निर्विरोध हर बार कहा जाता है एजीएम के अंदर कि इनको चुना गया, पर मेरा ये मानना होता है कि निर्विरोध में कितने लोग आते हैं, 200-300 एजीएम के अंदर, पर जब अगर आपके सदस्य 4000 के करीब में हैं तो मैसेज सब में जाना चाहिए। घर में बैठ के अगर कोई चीज़ चुन ली गई तो उसका एक मैसेज प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। पीछे हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगता रहता था कि शायद फीस ज़्यादा है, कोविड ऊपर से आ गया, तो इस बार की एजीएम ने और ईसी मेंबर्स ने सबने फीस भी 50% कम कर दी। उसके बाद भी अगर लोग हमारे अगेंस्ट में नहीं आ रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी कार्यप्रणाली से प्रसन्न है। आज तक का ये कह सकते हैं, कुछ नहीं पता कि कल दूसरा कोई पैनल आ जाए। तो आता है तो उसका स्वागत है, क्योंकि कार्य बोलता है, कॉन्फिडेंस तभी आता है, विश्वास तभी आता है। लोगों को समस्या ढूंढने जानी पड़ेंगी, यहाँ समस्याएं उंगली के ऊपर है, क्योंकि ये जो सामने पूरी टीम बैठी हुई है 24/7 अपनी इंडस्ट्री और अपने उद्योगपतियों के लिए कार्य करती है। ना यहाँ पे कोई राजनीतिक है, ना यहाँ पे कोई धर्म है, हर वर्ग यहाँ पर है। बड़ी खूबी है यहाँ, इस पूरे में भी अपनी खूबी है। सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, सरदार भी हैं, हिंदू भी हैं, हर तरीके का व्यक्ति है। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन अपने आप में एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर हर वर्ग है और सब में बड़ी बड़ी अपनी एक आत्मीयता है। महिलाओं की संख्या हमेशा इसलिए कम रहती है क्योंकि महिलाएं घर देखती हैं उसके बाद, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि फैक्ट्री मालिक ही इसके अंदर वोटर बनता है, फैक्ट्री मालिक ही इसके अंदर पदाधिकारी बनता है। तो जो इस परिवार की भी महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, ज़्यादातर अपना फैक्ट्री की तरफ फोकस करती हैं। लोगों की समस्या में प्रत्येक महिला इतनी जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ नीरू शर्मा जी हैं, हमारे यहाँ आरती खन्ना जी हैं, आरती खन्ना जी हैं, है ना, अपना शशि गौतम जी हैं, अंजू वर्मा जी हैं। हर एक सेक्टर से मैक्सिमम से हमारे यहाँ पदाधिकारी महिलाएं हैं कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि महिलाओं ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो 1.25 लाख से एक लड़ाएं तो देखा जाए तो हमारे पास है ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं हर प्लेटफॉर्म पे होती हैं। तो जी 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 तो कल 11:30 बजे
आप सभी से निवेदन है कि कल नॉमिनेशन नामांकन करवाने आप सब भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। एनईए में होगा नामांकन? नामांकन एनईए में होगा, पर हम लोग चलेंगे यहाँ से 11:30 बजे लाल मंदिर से, सेक्टर 2 जो मंदिर है यहाँ से। आधे घंटे में तो आप पहुँच जाएंगे?